बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 194 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं मौका पाते ही दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और लोगों की आड़ लेता उसका पीछा करने लगा। वो शख्स जल्दी शहर की हदूद से निकल गया। उसका रुख उसी तरफ था जिस तरफ हम दिन में खटामिल मंदिर और आबशार का चक्कर लगाकर आए थे। उस तरफ अंधेरा था और मुझे ताकुब करने में आसानी हो रही थी। वो उसी कुशादा रास्ते पर जा रहा था जिससे हमारी वापसी हुई थी। मैं उस रास्ते के बिल्कुल किनारे बड़े पत्थरों और कदे आदम पौधों की आड़ में चल रहा था और मेरी ये एहतियात काम आ गई। सामने वाले मंदिर मोड़ से अचानक ही एक कार इस तरफ मुड़ी थी। जर शर्ट वाला वो शख्स तो कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गया, लेकिन मैं फौरन ही पौधों में दुबक गया। मैं उस वक्त तक पौधों के पीछे छुपा रहा जब तक वो कार मेरे करीब से गुजर कर दूर नहीं निकल गई। मैं पौधों की आड़ से निकल आया। कदमों की हल्की आड़ बता रही थी कि वो शख्स इसी दौरान काफी आगे निकल चुका था। मैं तेज तेज चलने लगा। मेरे पैरों में जोगर थे इसलिए आवाज ज्यादा नहीं ऊपर रही थी। पुलिया पर पहुंचकर मैं रुक गया। यहाँ गहरी तारीकी थी और वो शख्स निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन कदमों की हल्की आड़ बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज का ताकुब शुरू कर दिया। पुलिया से करीब तरीन कांटे तकरीबन 40 गज के फासले पर था, जिसके दरवाजे पर नहायत मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। मैं उस कांटे के पहलू से निकलकर आगे बढ़ गया। कदमों की आवाज बाईं तरफ से आ रही थी। मैं भी उस तरफ चलता रहा और फिर चंद छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। वो शख्स असल रास्ता छोड़कर शॉर्टकट इख्तियार कर रहा था। ताकुब का ये सिलसिला तकरीबन 10 मिनट और जारी रहा और एक काठी की आड़ से निकलते ही मुझे दोबारा झाड़ियों में दुबक जाना पड़ा। वो शख्स वहां से तकरीबन 20 गज आगे एक बंगले के सामने खड़ा कॉल बेल का बटन दबा रहा था। बंगले के गेट पर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में दीवार पर नीला रंग देखकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस शख्स पर मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ। वो देशमुख का ही आदमी था और मुझे देखकर बदहवास हो गया था। वो इस कदर खौफजदा हुआ था कि रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा उस बंगले पर आया था। उसने शायद मुझे अपना पीछा करते हुए नहीं देखा था। अगर ऐसा होता तो वो सीधा यहाँ ना आता। कॉलबेल की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। चंद मिनट बाद गेट का जेली दरवाजा खुला और वो शख्स तेजी से अंदर दाखिल हो गया। 1 मिनट बाद मैंने एक और आदमी को दरवाजे से बाहर आते देखा। वो तकरीबन 10 मिनट तक वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर सारी लाता हुआ अंदर चला गया और गेट बंद हो गया। मैं उसके बाद भी तकरीबन 5 मिनट तक वहां खड़ा रहा और फिर झाड़ियों से निकलकर दबे कदमों उस बंगले के अकबी समत बढ़ने लगा। बंगले की दीवार 6 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पिछली दीवार पहाड़ी से मिली हुई थी। मैं उस पहाड़ी पर से होता हुआ दीवार पर आ गया और बड़ी आहिस्ती से अंदर की तरफ कूद गया। अंदर की तरफ क्यारियां थी और पौधे लगे हुए थे। कच्ची जगह पर कूदने से आवाज ज्यादा नहीं उभरी थी। मैं चलने में वहां खड़ा रहा और फिर घुंघरूओं की आवाज सुनकर उछल पड़ा। यह आवाज सामने वाले कमरे से आई थी। मैं दबे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा और खिड़की के करीब रुक गया। खिड़की के अंदर की तरफ पर्दा खींचा हुआ था, लेकिन एक कोने से मुझे झांकने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो कालीन पर मसनद से टेक लगाए बैठे एक शख्स पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़की जब सीधी हुई तो उसके हाथ में शराब का गिलास था जिसमें चंद घूंट बचे थे। मुझे समझने में देर न लगी कि वो लड़की कालीन पर बैठे हुए शख्स को अपने हाथ से शराब पिला रही थी। उसकी उम्र 20-21 साल के लगभग रही होगी। खूबसूरत नक्शो निगार और रंगत कोरी। उसने लिबास भी मुख्तसर सा पहन रखा था। उसके पैरों में पायल थी और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मैंने घुंघरूओं की जो मदम आवाज सुनी थी वो इस पायल ही की थी। मैं उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका। मैं दबे कदमों दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा और घूम कर दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ भी एक कमरे में मदम नीलगो रोशनी नजर आ रही थी। अंदर शायद नाइट बल्ब जल रहा था। उसकी खिड़की का पर्दा एक बारिश के करीब हटा हुआ था। मैंने शीशे से आंख लगा दी। अंदर का मंजर देखकर मैं चौंक गया। बेड पर कोई औरत सो रही थी। मैंने गौर से देखा तो दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। कनपटियां सुलग उठी। मदम नीलगो रोशनी में शोभा को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो पुश्त के बल बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके सीने का जीरो बम बता रहा था कि वो जिंदा है और गहरी नींद में है। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आया ऊपर से घूमकर बरामदे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाऊं और शोभा को उठाकर भाग निकलूं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। हरी दीवार में राधन ने मरने से पहले बताया था कि देशमुख के साथ 2 आदमी थे जो राजस्थान ही से उसके साथ आए थे। एक को तो मैंने देख लिया था जिसका ताकुब करता हुआ मैं यहाँ तक आया था, और दूसरा साथ वाले कमरे में बैठा हुआ उस नीम उरियां औरत के हाथों से शराब पी रहा था। उसके बारे में मेरा अंदाजा था कि वो देशमुख के सिवा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन तीसरा आदमी अभी तक मेरी नजरों में नहीं आ सका था। मैं भी ये सोच ही रहा था कि एक दराजगामत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सुरई थी जिसमें बनफशी रंग का कोई सियाल भरा हुआ था। उसके हाथ में सुरई थी जिसमें गहरे रंग का कोई सियाल भरा हुआ था। वो बेड के करीब रुक गया और झुककर सुरंज की सुई शोभा के बाजू में। शोभा की जिस्म में जरा भी हरकत नहीं हुई। सुरंज का सारा सियाल शोभा के बाजू में मुंतकिल हो गया। उस शख्स ने इंजेक्शन की जगह पर शोभा के बाजू को जरा सा मसला और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर न लगी कि शोभा बेहोश थी। उसे इंजेक्शनों के जरिए मुसलसल बेहोश रखा जा रहा था। वो आदमी चेहरे से किसी तरह भी डॉक्टर नहीं लगता था,
लेकिन आजकल थोड़ी सी कोशिश से इंजेक्शन लगाना सीखा जा सकता है, और ऐसे इंजेक्शन बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक अद्वियात हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं। बहरहाल ये सूरत हाल मेरे लिए खासी तशवीशनाक थी। शुभा को बेहोशी की हालत में यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जाहिर है मैं मायूस होने के लिए यहाँ नहीं आया था। मुझे शुभा को हर सूरत में इस वैशी के चुंगल से निकालना था। मैं दबे कदमों चलता हुआ दोबारा उस कमरे की खिड़की के सामने आ गया जहाँ उस नीम उरियान लड़की को देखा था। इस मर्तबा पर्दे की जूरी से आंख लगाकर अंदर झांका तो चौंके बगैर ना रह सका। सामने जर्द शर्ट वाला वो आदमी मौजूद था जिसका ताक़ुब करता हुआ मैं यहाँ तक पहुंचा था। उसके साथ वही आदमी था जिसने शोभा को इंजेक्शन लगाया था, और नीम उरियान लिबास में वो लड़की जो इस वक्त सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। पीली शर्ट वाले के चेहरे पर भी खौफ के तासरात नुमाया थे। इतनी देर तक खामोश क्यों रहे थे? कहाँ देखा था उसे? ये गरजती हुई आवाज उस शख्स की थी जिसका चेहरा अभी तक नहीं देखा जा सकता था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वो देशमुखी था। एक होटल में सरकार, उस शख्स ने कहा। वो एक छोकरी के साथ भोजन कर रहा था। और वो छोकरी कौन थी? वो देशमुख की आवाज गूंजी। जयपुर के पंडित राम स्वरूप की बेटी। उस शख्स ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? भंग तो नहीं पी रखी तुमने? देशमुख चीखता हुआ आगे आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं सच कहता हूँ सरकार, पीली शर्ट वाले ने कहा। एक मर्तबा आपके कहने पर हमने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो ठाकुर बानू सिंह के शरण में चली गई थी, और उसके बाद सरकार ही ने रोक दिया कि उस लौंडिया को ना छेड़ा जाए। आज तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया सरकार। वो अपने राजस्थानी लिबास में थी, और वो तो हीरा है सरकार, हीरा। मेरी मानो तो उसे भी उठवा ही ले। आपको उसकी जरूरत नहीं तो उसे हमें दान कर देना। आखिर वो लौंडिया भी तो सरकार ने राधन को दान कर दी थी। संबित, देशमुख ने दूसरे आदमी को मुखातिब किया, तुम अभी जाकर पता करो कि वो कहाँ ठहरा हुआ है और उसके साथ और कौन कौन लोग हैं। अगर वो अकेला हो तो खत्म कर दो उसे, और बिमला को उठा लाओ यहाँ। सारे होटल और गेस्ट हाउस से छान मारो, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और परान तुम। वो पीली शर्ट वाले की तरफ घूम गया। मेरा खून खोल उठा। मैं ये नहीं सुन सका था कि उसने परान से क्या कहा था। मैंने झुककर पतलून के पांचे के नीचे पिटली पर बंधा हुआ खंजर निकाला और उसका दस्ता जोर से खिड़की के शीशे पर दे मारा। छनाके की जोरदार आवाज उभरी। शीशा चिकनाचूर हो गया। मैंने बड़ी फुर्ती से टूटे हुए शीशे के अंदर हाथ डालकर चुटकी हटा दी और खिड़की खोलकर पर्दा एक तरफ खींच दिया और दोनों हाथ चौखट पर टिकाकर बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। नहीं देशमुख, मेरी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, मैंने चीखते हुए कहा। ये सब कुछ एक सेकंड में हो गया। वो सब बद हवास होकर खिड़की की तरफ देखने लगे। पकड़ो इसे, मार डालो, जिंदा ना बचकर जाए, देशमुख चीखा और उसने खुद बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ सिरकना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की पर से छलांग लगा दी। मेरा अंदाजा किसी कदर गलत निकला। मैं देशमुख के ऊपर तो नहीं गिरा, लेकिन मेरी लात उसके कूल्हे पर लगी। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर गिर गया। मैं फौरन ही संभल गया, लेकिन इसी दौरान परान और संपित मेरे ऊपर छलांग लगा चुके थे। संपित ने मेरे खंजर वाले हाथ को पकड़कर जोरदार झटका दिया। खंजर मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन उसके फौरन बाद मैंने खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और परान को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। परान उस लड़की पर गिरा जो एक तरफ से हमी खड़ी थी। वो खौफनाक अंदाज में चीखते हुए परान के साथ ही नीचे गिरी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि संपित ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मेरा सर दीवार से टकराया। मैंने दोनों हाथ उसके गले पर जमा दी और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। मैंने उसकी टांगों के बीच घुटने से जोरदार जरब लगाई। वो उछल पड़ा। मुझे अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने का मौका मिल गया। देशमुख जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी टांग मेरे हाथ में आ गई, लेकिन उसी वक्त परान और संपित ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैंने लूट लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन संपित ने मुझे छाप लिया। वो बुरी तरह रगीद रहा था। एक मौके पर मुझे दाव लगाने का मौका मिल गया। मैंने एक टांग समेट कर पैर उसके पेट पर जमा दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मैंने उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया था। वो दीवार से टकरा कर गिरा। करीबी वो लड़की भी दीवार के साथ सिमटी खड़ी थी। उसने अपने दोनों बाजू सीने पर लपेट रखे थे और उसके मुंह से खौफजदा आवाजें निकल रही थी। देशमुख और प्राण कमरे से निकल चुके थे। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की तो संपित ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसने पुश की तरफ से बायां बाजू मेरे गले पर लपेट दिया और दाएं हाथ से मेरे पैरों पर जोरदार खून से मारने लगा। हर जरब मुझे बराह रास्त गुर्दे पर लगती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसके बाजू पर जमा दी और गले पर उसकी गिरफ्त ढीली करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी। मेरे अंदर खरा दब रहा था और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसके बाजू पर दोनों हाथ जमाए आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकने लगा। इस तरह संपित मेरी पुश्त पर लद्दा चला गया और फिर मैं घुटनों को झुकाता हुआ एक झटके से आगे झुका। संपित मेरे ऊपर से गलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल नीचे गिरा। मैं एक हाथ से गला सहलाता हुआ बड़ी तेजी से उठ गया, लेकिन संपित ने लेटे लेटे टांग चला दी। ठोकर मेरे घुटने पर लगी और मैं बल से नीचे गिर गया। उसी वक्त बाहर किसी गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की और बंगले का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। देशमुख भाग रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई तो संपित मुझसे लिपट गया। हम एक बार फिर एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कमबख्त जों की तरह मुझसे लिपटा हुआ था। मैंने कोनी से उसके सर पर 2-3 ज़रबे लगाई। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं उसे एक तरफ धकेल कर उठ गया, लेकिन संपित ने भी उठने में देर नहीं लगाई। वो एक बार फिर मेरी तरफ झपटा
इस मर्तबा मैंने बड़ी तेजी से नीचे झुककर उसे हाथों पर उठा लिया और सर से ऊपर ले जाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। नीचे गिरते हुए संपित का सर दीवार से टकराया, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं बरामदे वाले दरवाजे से निकला तो सुर्ख रंग की एक कार बंगले के गेट से निकल रही थी। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन कार बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और जब मैं गेट पर पहुंचा तो कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई तकरीबन 50 गज दूर जा चुकी थी और उसकी अगवी सुर्ख बत्तियां लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। कार के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं था। मैंने मुड़कर बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी और जब मैं शोभा वाले कमरे में दाखिल हुआ तो एक झटके से रुक गया। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। बेड खाली था। वो कमबख्त देशमुख शोभा को कार में डालकर ले गया था। मैं और सुनकर एकदम पीछे पलटा। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो मेरी जिंदगी का खात्मा हो चुका होता। संपित खंजर ताने धारता हुआ मेरी तरफ लपका था। उसका सर और चेहरा खून में तर था। उसके हाथों में मेरा ही खंजर था। उसने जैसे ही हमला किया मैंने उसका वार रोक लिया। उसकी कलाई मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में आ गई। मैंने पूरी कुव्वत से बाईं तरफ झुकाई देते हुए जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरा। खंजर भी उसके हाथ से निकल गया। मैंने संपित को हिलने का मौका नहीं दिया और बेड पर चढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। वो कहाँ गए हैं बताओ जल्दी, वरना तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरे हल्क से वो राहट निकली। संपित मुझसे ज्यादा कदावर और ताकतवर था, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मखसूस दाव की गिरफ्त में थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसकी गर्दन को हल्का सा झटका दिया। वो चीख उठा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर घूराया। बताओ वो कहाँ गया है, वरना एक ही झटका बताता हूँ। वो चीखा। मैंने उसकी गर्दन पर दबाव जरा सा कम कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि देशमुख यहाँ है? वो रुक रुक कर बोला। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देने में कोई हर्ज नहीं समझता। सबसे पहले मैंने हरी दीवार में राधन का सुराग लगाया। वो भी अपने आप को बड़ा बदमाश समझता था। उसने सोनिया को मार दिया, वही लड़की जो देशमुख ने उसके हवाले की थी। मैं सोनिया की मौत का असल जिम्मेदार देशमुख को ही समझता हूँ और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राधन ने भी तुम्हारी तरह अड़ी की थी। उसे अपने गुर्गों पर बड़ा घुमंड था, लेकिन 3 आदमी जाया करवाने के बाद उसने बताया कि तुम लोग इस तरफ आए हो। हम दोनों रात भर जंगलों और पहाड़ों में सफर करते हुए आज सुबह यहाँ पहुंच गए। 1 घंटा पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए प्राण मेरी नजरों में आ गया। मैं उसे नहीं पहचानता था, लेकिन वो मुझे देखकर इस तरह मदहवास हुआ जैसे उसने भूत देख लिया हो। मुझे उस पर शक हो गया और मैं उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। मुझे अफसोस है देशमुख बचकर निकल गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो कहाँ गया है? मैंने एक बार फिर उसकी गर्दन पर दबाव डाल दिया। तो बताता हूँ। वो एक बार फिर चीखा। मैंने दबाव कम कर दिया। वो रुक रुक कर बोला। यहाँ उसका दूसरा कोई ठिकाना नहीं। वो नैनीताल की तरफ निकल गया होगा। वहां भी उसका कॉटेज है। वो वहीं गया होगा। नैनीताल में किस जगह? कॉटेज कहाँ है? मैंने पूछा। वो रुक रुक कर कॉटेज का पता समझाने लगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तो मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। वो बुरी तरह मचलने लगा, लेकिन मैंने उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ दी। मैं उसे छोड़कर बेड से कूद गया। वो कटे हुए बकरे की तरह बेड पर तड़पता रहा और फिर नीचे गिर गया। मैं चलने में उसे देखता रहा, फिर उसी कमरे में आ गया जहाँ सबसे पहले उन लोगों से सामना हुआ था। शराब की 2 बोतलें और गिलास कालीन पर लुढ़के हुए थे। मैं आगे बढ़ गया। वो लड़की दरवाजे के पीछे दीवार के साथ बैठी थर थर कांप रही थी। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। मुझे हैरत थी कि वो मौके से फायदा उठाकर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई। ए उठो, तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लड़की अखलाई। ये लोग मुझे शहर से लेकर आए थे 1 रात के लिए। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो काल गर्ल थी। अल्मोड़ा जैसे तफरीह मुकामात पर ऐसी औरतों की कमी नहीं होती जो शिकार की तलाश में रहती हैं। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने ये कहते हुए इधर उधर देखा। उस कमरे में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। वो दूसरे कमरे में। उसने कहा, चलो कपड़े पहनो जाकर। मैंने कहा। वो मुश्किल उठकर खड़ी हो सकी। खौफ से उसकी टांगे कांप रही थी। वो जैसी आगे बढ़ी लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, वरना वो गिर पड़ती। मैं उसे कमरे से बाहर लाउंज में ले आया। वो दाईं तरफ मुड़ी तो मैं भी उसका बाजू पकड़े उसके साथ मुड़ गया। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैंने संपित की गर्दन मरोड़ी थी। ये भी बेडरूम था। बिस्तर पर इस लड़की के कपड़े बिखरे पड़े थे। वो बेड के किनारे पर बैठ के और कपड़े उठाकर पहनने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर देख रहा था। एक खूंटी पर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। ये यकीनन देशमुख का कमरा था और वो कपड़े भी उसी के थे। मेरी टी शर्ट खून आलूद थी। मैंने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक दी और खूंटी से देशमुख की नीले रंग की एक टी शर्ट उतार कर पहन ली। वो लड़की भी कपड़े पहन चुकी थी। वो इस वक्त तक अपने आप पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? मैंने पूछा। मेरा नाम सोनाली है और मैं मिस वर्मा के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हूँ। उसने कहा। गेस्ट हाउस में? मैंने उसकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि यहाँ की रहने वाली नहीं हो। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। गर्मियों के सीजन में कभी नैनीताल और कभी यहाँ आ जाती हूँ। उसने कहा। उसका बदन अब भी होले होले कांप रहा था और आवाज में भी कपकपाहट थी। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो तवाइफ थी जो शिकार की तलाश में घूमती रहती थी, मगर इस मर्तबा खुद शिकार हो गई। वो यकीनन देशमुख के बारे में कुछ नहीं जानती होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पूछा भी नहीं। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। लाउंज से मुझे एक बावर्ची खाने में पानी का मटका रखा हुआ था।
मैंने गिलास में पानी उंडेला और दोबारा उसी कमरे में आ गया। वो अब भी बेड की पट्टी पर बैठी हुई थी। लो पानी पियो और यहाँ से चलने की तैयारी करो। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। यहाँ एक लाश भी पड़ी है और हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। वो गिलास पकड़ चुकी थी। लाश का सुनते ही उसका हाथ कांपने लगा। पानी छलक कर उसके कपड़ों पर गिरा। मैंने जल्दी से गिलास पकड़कर उसके होंठों से लगा दिया। चंद घूंट पीने के बाद उसने गिलास मुंह से हटा दिया। खौफ से उसके चेहरे पर एक बार फिर पिलाहट बढ़ गई। उसे अपनी हालत संभालने में मजीद 10 मिनट लग गए। मैं उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। गेट के करीब पहुंचकर मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और तेज से कदम उठाता उस कमरे में आ गया जहां संपित की लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बहुत बुरी हालत में हो गया था। जबान बाहर निकली हुई थी और आंखें भी अपने हलकों से उभरी हुई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरा खंजर बेड पर एक तरफ पड़ा हुआ था। मैंने खंजर उठाकर पिल्ली पर बंधे हुए फीते में उड़स लिया और बाहर आ गया। बंगले के तमाम दरवाजे और कॉटेज का गेट भी मैंने खुला ही छोड़ दिया। कुर्बा जवार में अगरचे बहुत से कॉटेज और बंगले थे, मगर किसी को देशमुख वाले कॉटेज में इस हंगामे की खबर नहीं हुई थी। दौलतमंद लोग ऐसी जगहों पर अयाशी के लिए आते थे और कोई भी अपने रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। हम शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलते रहे। सोनाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो डर रही थी। पुलिया पार करने के थोड़ी देर बाद सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं सोनाली को लेकर सड़क के किनारे पर हो गया। वो कार सुस रवि से हमारे करीब से गुजर गई। कार के अंदर की बत्ती भी चल रही थी। पिछली सीट पर 2 औरतें और एक आदमी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। चढ़ाई चढ़ते हुए सोनाली हाँप रही थी। मिलाकर आधे घंटे बाद हम पुख्ता सड़क पर उस जगह पहुंच गए जहां से एक रास्ता मेरे गेस्ट हाउस की तरफ और दूसरा शहर की तरफ जाता था। मेरे ख्याल में इस वक्त 11 बज रहे थे और शहर की तरफ रोशनियां जगमगाती हुई नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है अब तुम अपने गेस्ट हाउस तक अकेली जा सकती हो। मैंने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस बंगले में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी से कुछ कहोगी तो खुद फंस जाओगी। हो सकता है तुम्हें कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाए। बेहतर है कि सुबह पहली बस से यहाँ से निकल जाओ। वो मुझे डर लग रहा है। उसने मेरा हाथ छोड़ने की बजाय गिरफ्त मजबूत कर दी। वो मुझे आगे तक छोड़ चलो। चलो, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ रखा था, जैसे अंदेशा हो कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। अल्मुरा में कई नाइट क्लब थे जिनके बाहर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। इस वक्त करीब 11 बज रहे थे, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट अभी खुले हुए थे। तकरीबन 20 मिनट बाद हम एक और सड़क पर मुड़ गए और बिलाकर एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गए। मैंने जो कुछ कहा है उसे जहन में रखना। मैंने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सुबह पहली बस पर यहाँ से निकल जाओ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मशवरे पर जरूर अमल करूंगी। सोनाली के होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, लेकिन तुम वाकई अच्छे इंसान हो। मुझसे हमदर्दी करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन क्या तुम बताओगे नहीं कि किस्सा है क्या? वो औरत कौन थी जो उस बंगले में बेहोश पड़ी थी, और देशमुख से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। मैंने आसिकी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अब तुम जाओ, और अगर मुसीबत से बचना चाहती हो तो मेरी बातों का ख्याल रखना। मैं वापस चल पड़ा। तकरीबन 50 गज आगे जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा, सोनाली अब भी वहीं खड़ी थी। मैं तेजी कदम उठाता हुआ चलता रहा। जब मैं अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो रात 12 बज चुके थे। कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बिमला सामने ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने कंबल ओढ़ रखा था। मुझे देखते ही वो उठकर मेरी तरफ लपकी। कंबल उसके ऊपर से हट गया। उसके हाथ में पिस्तौल देकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बिमला ने पिस्तौल बेड पर फेंक दी और आगे बढ़कर मुझे टटोलने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। लेकिन तुम? मैं किसी भी सूरत से निपटने के लिए तैयार बैठी थी। उसने कहा, मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही कोई अंदर दाखिल होगा उसे गोली मार दूंगी, इसलिए मैंने दरवाजा भी लॉक नहीं किया था ताकि मुझे अपनी जगह से उठना ना पड़े। लेकिन तुम, ये शर्ट, मेरी शर्ट पर खून के धब्बे लग गए थे, इसलिए मैंने तब्दील कर ली। मैंने कहा, ओह, वो बोली, शुभा का पता चला? हाँ, मैंने जवाब दिया। देशमुख उसे इंजेक्शनों के जरिए मुसलसल बेहोश रखे हुए है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसे छुड़ा नहीं सका। देशमुख उसे लेकर फरार हो गया है। तुम भी अपनी चीजें समेट लो, हम नैनीताल जा रहे हैं। इस वक्त आधी रात को? बिमला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, इसी वक्त। मैंने कहा, देशमुख भी नैनीताल ही किया है, मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता। बिमला अपनी चीजें समेटने लगी और मैं उसे उस वाकये की तफसील बताता रहा। आधे घंटे बाद हम इस गेस्ट हाउस से निकल रहे थे। मैंने गेस्ट हाउस के मैनेजर को बताया कि हमें एक होटल में जगह मिल गई है जहां हमारे कुछ और जानने वाले भी ठहरे हुए हैं। अल्मुरा में भी लातादाद मंदिर और आश्रम थे। शहर से बाहर एक मंदिर के करीब पहुंचते ही गाड़ी का इंजन फिर गड़बड़ करने लगा। मंदिर से कुछ दूर गाड़ी रुक गई। मैंने डैशबोर्ड पर मुख्तलिफ डायल्स को चेक किया और फिर नीचे उतरकर बोनट उठा दिया। रेडिएटर में पानी नहीं था, भाप उठ रही थी। ये भी गनीमत था कि हमने ज्यादा फासला नहीं तय किया था, वरना इंजन सीज भी हो सकता था। मैंने बोनट खुला छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। आसपास अगर कोई नदी थी भी तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने डिक्की में से खाली डिब्बा निकाल लिया और बिमला को वहीं बैठे रहने का इशारा करता हुआ मंदिर की तरफ चल पड़ा। सड़क से तकरीबन 50 गज हटकर बहुत बड़ा मंदिर था। गेट अगर बंद था मगर सामने बत्तियां चल रही थी। सड़क से एक पुख्ता रास्ता मंदिर तक चला गया था। मैं मंदिर के सामने रुककर इधर उधर देखने लगा और फिर एक आवाज सुनकर उछल पड़ा। यह आवाज बाईं तरफ से आई थी। मैं तेजी से उस तरफ मुड़ गया। क्या देख रहे हो मूर्ख, किस चीज की तलाश है?
वो दराज कामत हट्टा कट्टा पुजारी था। उसके एक हाथ में त्रिशूल भी था। वो पुजारी न जाने किस तरफ से निकल कर वहां आ गया था। जल महाराज, मैंने कहा, हमारी गाड़ी के रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। मैं पानी की तलाश में इस तरफ आया हूँ। उधर नदी है, वहाँ तुम्हें जल मिल जाएगा। उसने एक तरफ इशारा किया। पर इस समय कहाँ से आए हो? हम नैनीताल जा रहे हैं महाराज, एक इमरजेंसी है, हमारा सुबह से पहले वहाँ पहुँचना जरूरी है। मैंने जवाब दिया। नैनीताल जाने का ये रास्ता बंद हो गया मूर्ख, पुजारी ने कहा। आज शाम से जरा पहले यहाँ से 20 मील दूर एक पहाड़ी तोदा सड़क पर गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। उसे साफ करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, कोई और रास्ता नहीं है महाराज? है, दूसरा रास्ता है, पुजारी ने सर हिलाया। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे चले जाओ, वहाँ एक रास्ता पहाड़ियों में चला जाता है। वो रास्ता अगरचे ज्यादा अच्छा नहीं, मगर तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर वो कच्चा रास्ता पक्की सड़क से मिल जाता है। वो सड़क नैनीताल की तरफ चली जाती है। इस तरह तुम्हारा सफर अगरचे तवील हो जाएगा, मगर तुम्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने पुजारी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दूर दरख्तों के झुंड में जाकर नदी से डिब्बे में पानी भरा और कार की तरफ वापस आ गया। रेडिएटर में पानी डालने के बाद मैंने बिमला को सूरत हाल से आगाह किया। इंजन ठंडा होने तक हमें कम से कम आधा घंटा वहीं खड़े रहना पड़ा और फिर मैंने बोनट बंद कर दी और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को वापस घुमा लिया। 2 किलोमीटर पीछे आकर वो रास्ता तलाश करने में हमें दुश्वारी पेश नहीं आई। गुंजान दरख्तों में गिरा हुआ वो कच्चा रास्ता झाड़ियों से पटा पड़ा था। झाड़ियां दबी हुई थी, जिससे अंदाजा होता था कि पहले भी यहाँ से कुछ गाड़ियां गुजर चुकी हैं। कार की रफ्तार बहुत कम थी और मुसलसल झटके लग रहे थे। 5 किलोमीटर का यह फासला कोई आधे घंटे में तय हुआ और मिलाकर हम पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। बहुत ही गुंजान और खौफनाक सफर था। तकरीबन 2 घंटों बाद हम मुख्तसार पहुंच गए, जो रात के समय तारीके में डूबा हुआ था। हम रुके बगैर उस कस्बे से निकल गए। मजीद 2 घंटों बाद हम बेवाली नामी कस्बे में पहुंच गए। ये रात का आखिरी पहर था और यहाँ भी सन्नाटा था। बेवाली से एक सड़क काठ गोदाम और दूसरी नैनीताल की तरफ चली गई थी। मैंने कार का रुख नैनीताल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। ये रास्ता ज्यादा दुश्वार और खतरनाक था। मैं कई घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग की और रात भर जागने की वजह से मेरी हालत बड़ी खस्ता थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा था। सुबह 7 बजे के करीब हम नैनीताल के नवा में पहुंच गए और एक आश्रम से जरा आगे एक रेस्टोरेंट के सामने मैंने कार रोक ली। देशमुख पर हमलावर होने से पहले मैं अपनी तवानाई मुजतमे कर लेना चाहता था। रेस्टोरेंट में हल्का सा नाश्ता और गर्म गर्म चाय से मेरे आवाज किसी कदर बहाल हो गए। बिमला भी इस सफर में ज्यादातर जागती रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। तकरीबन आधा घंटा मजीद उसी रेस्टोरेंट में रुकने के बाद हम कार में आकर बैठ गए। एक पेट्रोल पंप से मैंने टैंकी फुल करवा ली। आगे न जाने किस किस्म की सूरत का सामना करना पड़े और मैं पेट्रोल के चक्कर में वक्त जाया नहीं करना चाहता था। अब मैं पूरी तरह से तैयार था और देशमुख को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। अल्मोड़ा में संपित ने मुझे जो पता बताया था वो मेरे जहन में महफूज था। लोगों से पूछते हुए जब हम उस जगह पहुंचे तो सुबह के 9 बज रहे थे। पहाड़ी के दामन में ये भी एक खूबसूरत बंगला था। इसके आसपास और भी बंगले और कांटे थे। देशमुख वाले बंगले का गेट बंद था। मैंने कार गेट के ऐन सामने रोकी। मैंने हर किस्म की एहतियात को बालाए ताक रख दिया। मैं बराह रास्त हमलावर होना चाहता था। मैंने इंजन बंद कर दिया। बिमला को कार में बैठे रहने का इशारा किया और खुद नीचे उतरकर गेट के करीब पहुंचकर झुरी से अंदर झांकने लगा। कंपाउंड खासा वसी था, लेकिन अंदर कोई गाड़ी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। देशमुख हमसे तकरीबन 2 घंटे पहले अल्मोड़ा से भागा था। उसे अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हो सकता है उसने अपनी कार बंगले के पीछे कंपाउंड में खड़ी कर दी हो। उसने अल्मोड़ा से निकलने के बाद कोई और रास्ता इख्तियार किया हो और अभी तक यहाँ पहुंचा ही ना हो। मैं जरा पीछे हटकर इधर उधर देखने लगा। बिजली के तारों के अलावा टेलीफोन लाइन भी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि इस बंगले में टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने आगे बढ़कर गेट के स्टोन पर कॉल बेल का बटन दबा दिया और उंगली उस वक्त तक नहीं हटाई जब तक बरामदे वाला दरवाजा नहीं खुल गया। बरामदे वाले दरवाजे से बरामद होने वाला आदमी अधेड़ उम्र था और उलिये से कट्टर हिंदू लगता था। धोती और खदर का कुर्ता, गंजा सर, माथे पर कुश्ता और खोपड़ी पर पिछली तरफ चुटिया की तरह मुट्ठी भर बाल। कौन है भैया? आता हूँ, सबर तो करो। वो ऊंची आवाज में बोलता हुआ बरामदे से निकलकर तेज कदम उठाता वो गेट की तरफ आ गया। उसे जैसी जेली दरवाजा खोला, मैंने उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा चढ़ दिया। वो चीख कर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मैंने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए झुककर अपना खंजर निकाल लिया। कौन हो तुम माशे? क्या बात है? वो हकला गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गए थे। अंदर कौन है? देशमुख कहाँ है? मैंने घुर्राते हुए खंजर की नोक उसके सीने पर रख दी। कौन है? कोई नहीं महाराज, अंदर कोई नहीं। वो गिगयाया। अंदर चलो। मैंने उसे धक्का दिया। बंगले में वाकई कोई नहीं था और ना ही ऐसे कोई आसार नजर आ रहे थे जिससे पता चलता कि यहाँ कोई आया होगा। देशमुख का यहाँ और कोई ठिकाना है? मैंने उस शख्स के सीने पर खंजर की नोक रखते हुए पूछा। नहीं महाराज, वो जब भी आते हैं यहीं आते हैं। लेकिन आप कौन है और क्यों पूछ रहे हैं? वो शख्स खौफजदा लहजे में बोला। मैं जवाब देने की बजाय चलना में उसे घूरता रहा और फिर उसे गूंसों और लातों पर रख लिया। मुझे शुबा था कि वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी उसकी धुनाई कर रहा था कि बिमला दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। वो बदहवास थी। फुजदान भागो, वो लोग निकल गए। वो मुझे देखते ही चीखी। क्या हुआ? वो लोग कहाँ निकल गए?
ये बंगला तो खाली पड़ा है, मैंने कहा। वो सामने वाली सड़क से आए थे, बिमला अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। बंगले के सामने हमारी कार देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी दूर ही रोक ली। मैं अपनी कार से उतरकर बाहर खड़ी थी। देशमुख के साथ वो आदमी भी था जिसे तुमने अल्मोड़ा के रेस्टोरेंट में देखा था। उसने मेरी तरफ इशारा करके चीख कर कुछ कहा और देशमुख ने गाड़ी तेजी से वापस घुमा ली। जल्दी चलो, वो कहीं दूर निकल जाएंगे। मैंने उस शख्स को एक जोरदार धक्के से पीछे गिरा दिया और बिमला के साथ बाहर की तरफ दौड़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर डैशबोर्ड के ऊपर डाल दिया और इंजन स्टार्ट करने लगा। इसी दौरान बिमला भी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने एक जोरदार झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और अगले मोड़ पर उसे बिमला की बताई हुई समत में मोड़ दिया। अल्मोड़ा वाले बंगले में मैंने सुर्ख रंग की कार देखी थी और देशमुख उसी कार पर वहां से फरार हुआ था। वो हमसे 2 घंटे पहले अल्मोड़ा से निकला था और तकरीबन 3 घंटे बाद यहाँ पहुंचा था और बंगले के सामने हमारी कार देखकर फरार हो गया था। मैं जगह जगह गाड़ी रोककर देशमुख की सुर्ख कार के बारे में पूछता आ रहा था और मिलाकर हम शहर से निकलकर काठ गोदाम की तरफ जाने वाली शाहराह पर निकल आए। काठ गोदाम नेपाल की सरहद की तरफ एक बड़ा कस्बा था। वहां से एक सड़क नेपाल की सरहद की तरफ और एक सड़क रामपुर और बरेली वगैरह की तरफ चली गई थी। इस पुख्ता शाहराह पर आते ही मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। अच्छा ही हुआ था कि नैनीताल तक पहुंचने में मैंने कार की टैंकी फुल करवा ली थी और अब मुझे पेट्रोल की भी फिक्र नहीं थी। इस शाहराह पर तकरीबन 20 मील का फासला तय हो चुका था और फिर मुझे देशमुख की कार नजर आ गई। वो सुर्ख कार एक मोड़ काट कर पहाड़ी की दूसरी तरफ चली गई थी। रास्ता अगरचे इंतहाई खतरनाक था, जगह जगह अंधे मोड़ थे, मगर मैं एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ाता चला गया। सुर्ख कार एक बार फिर नजर आ गई। फासला बतदरीज कम होता रहा और फिर यह फासला 50 गज के करीब रह गया और उस वक्त मैंने परान को कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। उसके हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हील में उसका पिस्तौल शोले उगलने लगा। पहली गोली मेरे और बिमला के दरमियान विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। बिमला चीखती हुई नीचे झुक गई। दूसरी गोली ने भी बिमला के सामने विंड स्क्रीन में सुराख किया। अगर बिमला सीट पर ना झुकती तो ये गोली विंड शील्ड में सुराख करने के बाद बिमला की पेशानी में भी सुराख कर देती। सड़क की एक तरफ अमूदी चट्टानें थी और दूसरी तरफ ढुलान थी। ये ढुलान अगरचे ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन नीचे बहुत दूर फैली हुई वादी तक चली गई थी। एक और गोली कार के फेंडर पर लगी। मैंने परवाह किए बगैर एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव कुछ और बढ़ा दिया। अचानक जोरदार धमाका हुआ और कार लहरा गई। इस मरतबा गोली अगले टायर पर लगी थी और टायर धमाके से फट गया था। कार बुरी तरह लहरा गई। मैं उसे संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और वो सड़क से हटकर ढुलान पर उतरने लगी। ढुलान 45 या 50 के जाविये पर नशेब में मीलों दूर तक चली गई थी। ढुलान पर उतरती कार की रफ्तार भी एकदम तेज हो गई। एकदम ब्रेक लगाने से कार के उलट जाने का अंदेशा था। बिमला बुरी तरह चीख रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते हुए कार को संभालने की कोशिश कर रहा था और मिलाकर तकरीबन 200 गज नीचे आकर मैं कार को झाड़ियों में रोकने में कामयाब हो गया। नीचे उतरो, जल्दी करो, मैं चीखा। बिमला ने दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। मैंने हैंड ब्रेक भी लगा दी और कार का दरवाजा खोलकर आहिस्तगी से नीचे उतराया। मेरा ख्याल था कि कार फिर ढुलान पर लुढ़कने लगेगी, मगर उसके पहिए झाड़ियों में फंस गए थे। मैं इधर उधर देखने लगा। वो सुर्ख कार बहुत दूर चट्टानों के साथ साथ सड़क पर जाती हुई नजर आ रही थी और फिर वो एक मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। मैं गहरा सांस लेकर बिमला की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैं उसका कंधा थपथपाने लगा और फिर उसे अलग हटाकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। सूरत हाल नहायत तशवीशनाक थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि ढुलान ज्यादा खतरनाक नहीं थी। अगर ढुलान मोदी होती तो कार के पर खचे उड़ जाते और हमारा भी खात्मा हो चुका होता। कार में स्टेपनी नहीं थी, होती भी तो इसका कोई फायदा नहीं था। कार को चढ़ाई पर ड्राइव करते हुए तकरीबन 200 गज ऊपर ले जाना मुमकिन नहीं था। कार का और हमारा साथ यहीं तक था। मैंने थैला और कंबल निकाल ली और फिर हम दोनों चढ़ाई चढ़ने लगे। मुझे देशमुख के निकल जाने का अफसोस था। शुभ भी उसके साथ थी अल्मोड़ा वाले बंगले तक तो मैंने खुद देखा था कि उसे बेहोश रखा गया था। वो अब भी बेहोश होगी, लेकिन किस हाल में। काश मैं देशमुख को रोकने में कामयाब हो जाता। पथरीली चढ़ाई पर चढ़ना खासा दुश्वार काम था। बिमला हाँप रही थी, उसका पैर बार बार रिपट रहा था। मैंने थैला भी कंधे से लटकाया हुआ था और दोनों कंबल भी उठा रखे थे। एक हाथ से बिमला का हाथ भी थाम रखा था। हम तकरीबन 1 घंटे में सड़क पर पहुंच सके। बिमला एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। मैं भी उसके करीब बैठ गया। नीचे झांक कर देखा तो झाड़ियों में फंसी हुई वो कार एक छोटे से खिलौने की तरह दिखाई दे रही थी। कि हम सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे इस वीराने में? बिमला ने इधर उधर देखते हुए कहा। ये पुख्ता और बड़ी सड़क है, यहाँ बसों की आमदोरफ्त भी जरूर होगी। मैंने सड़क पर दोनों तरफ देखते हुए कहा। हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई बस या कोई और गाड़ी यहाँ से जरूर गुजरेगी। और फिर हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 20-25 मिनट बाद फजा में मोटर के इंजन की गुरर गुरर की आवाज सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद ही नैनीताल की तरफ से आने वाली एक बस पहाड़ी का मोड़ घूमकर सामने आ गई। मैं सड़क के बस में खड़ा हो गया और दोनों हाथ उठा दिए। बस मुझसे चंद गज के फासले पर रुक गई। ये बस काठ गोदाम जा रही थी और इसमें कई सीटें खाली थी। हम बस में सवार हो गए। ड्राइवर और बस के कई मुसाफिरों ने नशे में हमारी कार को देख लिया था। कंडक्टर ने इस हवाले से पूछा भी था। टायर ब्रेस्ट हो गया था, मैंने जवाब दिया।
कार संभली नहीं और ढलान पर उतरती चली गई। बड़ी मुश्किल से दूर जाकर उसे रोकने में कामयाब हुआ। कार से तो अब हाथ धोने ही पड़े हैं, शुक्र है हमारी जानें बच गई। मैंने काठ गोदाम के टिकट ले लिए। हमारे साथ वाली सीट पर एक लंबा तिरंगा आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। सामनी रंगत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। वो खासा स्मार्ट और खूबरू लग रहा था। उसने ग्रे कलर का सफारी सूट पहन रखा था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक पुलिस या किसी खुफिया एजेंसी से है। वो मशकूक नजरों से कभी मेरी तरफ देखता और कभी बिमला की तरफ, और फिर उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो जिस तरह मुझसे सवालात कर रहा था उससे मेरी इस शक को तकवीयत मिल रही थी कि इसका ताल्लुक पुलिस ही से है। मैंने उसे बताया कि बिमला मेरी पत्नी है। अपना नाम मैंने हिम्मत सिंह ही बताया। मैं उसे बता रहा था कि हमारी शादी चंद महीने पहले हुई थी और हम 3 हफ्ते पहले सैरो तफरी के लिए निकले थे कि आज ये हादसा पेश आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी बातों से वो मुतमईन नहीं हुआ था। वो कुरीद कर पूछता रहा और मैं मुनासिब जवाब देता रहा। बस पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियों में रुकती हुई काठ गोदाम पहुंच गई। मैं बस से उतरकर बिमला के साथ एक तरफ चल पड़ा। मैं जगह जगह लोगों से सुर्ख कार के बारे में भी पूछता रहा और मिलाकर एक पेट्रोल पंप से मुझे ये पता चल गया कि सुर्ख रंग की वो कार जिसमें पिछली सीट पर एक बीमार औरत पड़ी थी नेपाल की सरहद पर वाक़ तंगपुर नामी गाँव की तरफ चली गई है। मैंने देशमुख और शोभा के हुलिये बताए तो पेट्रोल पंप के सर्विस बॉय ने उसकी तस्दीक कर दी। उस कार में उसने पेट्रोल भरा था। तंगपुर यहाँ से 64 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन नेपाल की सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर तंगपुर एक छोटी सी बस्ती थी। काठगोदाम से तंगपुर के लिए सिर्फ 2 बसें चलती थी, एक सुबह 8 बजे और दूसरी दोपहर 2 बजे। दूसरी बस आधा घंटा पहले निकल चुकी थी। इस वक्त 2:30 बज रहे थे। हमें इस सड़क पर लिफ्ट मिलने की तवक्को भी नहीं थी। हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और एक रिहायशी होटल में आ गए। नायत घटिया होटल था। कमरे मुर्गी के डरबों की तरह छोटे थे। सिंगल बेड के कमरे का किराया भी डबल बेड के बराबर वसूल किया गया। बहरहाल हमारी मजबूरी थी, हमें आज का दिन और रात गुजारनी थी। यहाँ भी मैंने बिमला को अपनी पत्नी ही बतलाया था। बिमला कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर गिर गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक छोटी सी तपाई और 2 कुर्सियां भी थी। मैंने थैला और कंबल एक कुर्सी पर रख दिए और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही बिमला सो चुकी थी। मैं भी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँगने लगा। एक झटके से मेरी आंख खुल गई तो इधर उधर देखने लगा। कुर्सी और बेड के दरमियान फर्श पर इतनी जगह नहीं थी कि मैं कंबल बिछाकर सो जाता। यूं भी फर्श इतना गंदा था कि कंबल बिछाने को भी दिल नहीं चाहता था। नींद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मेरे लिए कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो गया और फिर मैं कुर्सी से उठकर बिमला के साथ बेड पर लेट गया। मैंने दूसरी तरफ करवट ले ली और आंखें बंद करते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। दरवाजा धड़धड़ाए जाने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने उठकर टटोलते हुए पहले बिजली का स्विच ऑन किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसी दौरान दरवाजा एक बार फिर धड़धड़ाया गया। मैंने ऊपर की कुंडी गिराकर दरवाजा खोला तो सामने होटल के बेरे को देखकर मेरा दिमाग भिन्ना गया। क्या बात है, मैंने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों इतनी जोर से दरवाजा पिट रहे हो? सरकार, 2 घंटों में 6 बार दरवाजा बजा चुका हूँ। वेटर ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। सेठ बोला, एक बार और कोशिश करो, फिर पुलिस को बुला लो। सरकार, इधर लोग आता है, नशा करके सो जाता है, फिर उसका लाश उठाना पड़ता है। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, टाइम क्या हुआ है? 8 बजाए ना सरकार, उसने जवाब दिया। ठीक है, हम जिंदा हैं। सेठ को बोलो परेशान होने की जरूरत नहीं। और बाथरूम कहाँ है? मैंने कहा, वो उधर आखिर में। वेटर ने रायदारी में एक तरफ इशारा कर दिया। फिर बोला, चाय वाय पीने का है या नहीं? मैं बता दूंगा। मैंने ये कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग घूम रहा था, सनसनाहट हो रही थी, जैसे आंधियां चल रही हूँ। हम 3 बजे इस कमरे में आए थे और ऐसे गाफिल होकर सोए थे कि किसी का होश नहीं था। वेटर पहले भी शायद चाय का पूछने के लिए आता रहा था। बिमला अब भी गहरी नींद में थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे जगाया। दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैं ये कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाथरूम राहदारी के आखिर में था। मैं नहाना चाहता था, लेकिन बाथरूम में बड़ी नागवार बू फैली हुई थी। मैंने नलके से मुंह हाथ धोने पर एक दफा किया और वापस आ गया। थोड़ी देर बाद बिमला को भी ले आया। वो जितनी देर बाथरूम में रही, मुझे दरवाजे के सामने खड़े रहना पड़ा। 5 घंटों की नींद का ये फायदा हुआ कि सारी थकावट दूर हो गई थी। मजीद आधे घंटे बाद हम दोनों होटल से बाहर आ गए। ये कस्बा अगरचे ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर इस वक्त बाजार में खासी रौनक थी। चाय पियोगी या कहीं खाना खा लें? मैंने बिमला से पूछा। भोजन ही कर लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, बिमला ने जवाब दिया। हम एक कदर अच्छे और बेहतर रेस्टोरेंट में बैठ गए। कुर्सी पर बैठते हुए मेरी नजरें एक और मेज की तरफ उठ गईं, जहां वही लंबा तिरंगा आदमी बैठा खाना खा रहा था जो बस में हमारा हम सफर रहा था। उसने भी हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर रह गया। रेस्टोरेंट में इस वक्त अगर ये चंद औरतें और भी थी, लेकिन मैंने बेशतर लोगों को बिमला की तरफ देखते हुए पाया था। किसी मेकअप के बगैर भी बिमला में ऐसी कशिश थी कि कोई भी शख्स एक बार देखने के बाद दूसरी मर्तबा इसकी तरफ देखे बगैर नहीं रह सकता था। हम खाना खा रहे थे कि एक और जोड़ा हमारी मेज पर आकर बैठ गया। औरत की उम्र 35 और मर्द 40 के लगभग होगा। वो दोनों मियाँ बीवी थे और 1 घंटा पहले ही बरेली से यहाँ आए थे। उनकी बातों से इंकशाफ हुआ कि काठ गोदाम से बरेली के दरमियान रात के वक्त भी बसों और प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। क्या हुआ? बिमला ने मेरे चेहरे के तासरात से मेरी कैफियत का अंदाजा लगा लिया।
इनकी बातों से अंदाजा हुआ है कि बरेली की तरफ रात को भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती है। मैंने सरगोशी में कहा, अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग बरेली की तरफ निकल गए हों और हम यहाँ सोते रह गए। तुम शायद भूल रहे हो, बिमला ने कहा। पेट्रोल पंप के सर्विस बॉय ने बताया कि वो लोग आपस में तंगपुर और नेपाल की बातें कर रहे थे। तंगपुर? मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सुना वहां से नेपाल की सरहद बिल्कुल करीब है। अगर वो लोग सरहद पार कर गए तो हमारे लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। इस परेशानी का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम इत्मीनान से खाना खाओ, बिमला ने कहा। जाहिर इस वक्त परेशान होने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन मेरे जहन में एक उलझन सी पैदा हो गई थी। बहरहाल जैसे तैसे खाना खत्म हो गया और हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। हम बाजार में घूमते रहे। एक जगह पीसीओ देखकर मैं रुक गया। मुझे ठाकुर का ख्याल आ गया। मैंने बिमला को इशारे किया और अंदर दाखिल हो गया। पहले मैंने जयपुर में विक्रम होटल का नंबर मिलाया। मेरे ख्याल में ठाकुर को इस वक्त होटल या रेस्टोरेंट में होना चाहिए था, लेकिन कॉल मैनेजर ने रिसीव की और उसने बताया कि ठाकुर आज सुबह खारी दीवार जा चुका है। मैंने रूपमती के बारे में पूछा। वो टीले वाली हवेली में थी। हवेली के नंबर पर रूपमती से बात हो गई। वो हम सब के लिए परेशान थी। मैंने जब उसे सोनिया के बारे में बताया तो वो फट पड़ी। सोनिया से हालांकि उसकी सिर्फ चंद रोज की मुलाकात रही थी, लेकिन उन दोनों में खासी बेतकल्फी हो गई थी। शोभा के लिए भी वो परेशान थी। मैंने उसे बता दिया कि हम देशमुख के ताकुब में लगे हुए हैं और मैं जब तक शोभा को उसके चुंगल से ना छुड़ा लूंगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह मुझे एवरेस्ट की चोटी तक ही क्यों ना जाना पड़े। बिमला ने भी रूपमती से काफी देर बात की और न जाने क्या बात हुई कि बिमला रो पड़ी, लेकिन उसने जल्दी अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तुम शायद उदास हो गई हो, मैंने पीसीओ से बाहर आकर बिमला की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें अब भी यही मशवरा देता हूँ कि तुम वापस चली जाओ, इससे पहले कि वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ उठने वाले कदम मुझे कहाँ ले जाएंगे। बिमला ने मेरी बात काट दी। आइंदा मुझे वापस जाने के लिए मत कहना। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम तो सीरियस ही हो गई। मैंने उसे घूरा। तुम भी तो हर जगह मुझे अपनी पत्नी बता रहे हो। वो मुस्कुरा दी। इसलिए कि लोग हम पर किसी किस्म का शुबा ना कर सके, मैंने जवाब दिया। मुझे तो ये संबंध अच्छा लगा है। अगर ये सदा रहे तो अगर तुम्हारे कबील के लोगों को पता चल गया ना कि एक मुसलमान एक हिंदू लड़की को बगल में लिए घूम रहा है तो जानती हो क्या होगा। मैंने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहता था, इसलिए मौजू बदल दिया। एक दुकान से मैंने कुछ फल खरीदे और हम होटल वापस आ गए। होटल में दाखिल होते ही मैं उस लंबे तिरंगे शख्स को इस्तकबालिया काउंटर के सामने खड़े देखकर चौंक गया, जो बस में भी मुझसे उल्टे सीधे सवालात करता रहा था। उसे इस वक्त बड़ी मैनी खेज नजरों से हमारी तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा ये शुबा अब यकीन में बदलता जा रहा था कि इसका ताल्लुक खुफिया पुलिस से है। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। ऋषिकेश जाने से पहले खारी दीवार में मेरे हाथों कई लोग मारे गए थे। चित्रा प्रीतम के जले हुए कांटे से 2 जली हुई लाशें मिली थी, जिनके बारे में यह तस्वुर कर लिया गया था कि वो मेरी और चित्रा की लाशें हैं। और फिर उसके चंद रोज बाद पुलिस को शहर से चंद मील दूर पहाड़ों में वाक़े मंदिर से पंडित प्रिगिया राज और एक और पुजारी और चित्रा प्रीतम की लाशें भी मिल गई थी। और पुलिस को हमारे आग में जलकर मर जाने के हवाले से हमारे बारे में अपना नजरिया बदलना पड़ा। और फिर 3-4 रोज पहले भी खारी दीवार में राधन बदमाश और उसके 3 साथी मेरे हाथों मारे गए थे। और उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुफिया पुलिस का ये लंबा तिरंगा आदमी मेरी तलाश में निकला हो और इत्तेफाक से मैं उसकी नजरों में आ गया। शायद वो मुझ पर हाथ डालने से पहले मेरे बारे में तस्दीक कर लेना चाहता था और इस वक्त होटल के मैनेजर या मालिक से मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बिमला के चेहरे पर भी मैंने तशवीश के आसार देख लिए थे। तुमने उस आदमी को देखा? बिमला ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वही जो हमें बस में मिला था और ऊट पटांग बातें कर रहा था। वो इस होटल में भी था जहाँ हमने खाना खाया था और अब यहाँ भी मौजूद है। मुझे तो लगता है कि वो पुलिस का आदमी है। मुझे भी उस पर यही शुबा है, मैंने जवाब दिया। यहाँ से भागने की कोई कोशिश बेकार होगी। हमें बहरहाल मुताहत रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल तक वो शख्स हमारे कमरे तक आने की कोशिश करेगा, उल्टे सीधे सवालात करके हमारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खंजर निकालकर एक सेब काटा और 2 टुकड़े बिमला की तरफ बढ़ा दिए। बिमला बेड पर बैठ गई और मैं कुर्सी पर। हम फल खाते और मध्यम लहजे में बातें करते रहे। इस रात बिमला भी देर तक जागती रही, जैसे उसे भी अंदेशा हो कि रात को किसी वक्त हमें घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। रात के 2 बज गए। बिमला बेड पर ऊँग रही थी और मैं अब भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। गहरा सन्नाटा था। किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही आहट सुनकर मैं चौंक गया। यूं लगा था जैसे सामने की रायदारी में कोई चीज गिरी हो। मैंने उठकर आस्ते से दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। रायदारी में बाईं तरफ मदम रोशनी का बल्ब चल रहा था और दाईं तरफ जिस तरफ बाथरूम था एक गमला उल्टा हुआ था और मुझे यूं लगा जैसे कोई इंसानी हेवला बड़ी तेजी से बाथरूम में घुसा हो सकता है वो होटल में ठहरा हुआ कोई ऐसा शख्स हो जिसे इस वक्त बाथरूम में जाने की जरूरत पेश आ गई हो और रायदारी में रखा हुआ गमला उसके पैर की ठोकर से गिर गया हो। लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मेरी छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी थी। मैंने आहिस्ते से दरवाजा भीड़ दिया और उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस किस्म के छोटे छोटे होटलों में चोरी की वारदातें होती रहती थी। 1 मिनट बाद मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। एक साया बाथरूम के करीब रायदारी में दाईं तरफ मुड़ता नजर आया। उस तरफ भी चंद कमरे थे।
मेरे शक को तकवीयत मिल रही थी। किसी जगह किसी गड़बड़ के आसार नजर आए और मैं खामोश बैठा रहूं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया और दरवाजा बंद करके आहिस्तगी से बाहर से कुंडा लगा दिया और दबे कदमों बाथरूम की तरफ चलने लगा। राहदारी के मोड़ पर पहुंचकर मैं रुका और झांक कर दूसरी तरफ देखने लगा। इस राहदारी में भी कमरे थे और एक साए को मैंने दूसरे कमरे के दरवाजे में दाखिल होते देखा। मैं अपनी जगह पर बेइसु हरकत खड़ा सोच रहा था कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी छठी इस मुसलसल मुझे किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से इस होटल का कोई मेहमान अपने कमरे से निकल आए तो मुझे यहाँ खड़े देखकर क्या सोचेगा। हो सकता है वो जोर जोर का शोर मचाते हुए मुझसे लिपट जाए। मैं भी ये सोच ही रहा था कि उस कमरे से उठा पटक और गुर्राहटों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। सूरत का अंदाजा लगाने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैंने जुरी से आंख लगाकर अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर से कोई शख्स धड़ से दरवाजे से टकराया। मैं उछलकर पीछे हट गया। अंदर से मारपीट और गुर्राहटों की आवाजें तेज हो गई थी। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का मंजर बड़ा सनसनीखेज और खौफनाक था।